प्लस झारखंड बिहार के मंच पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है हमारे साथ। मैं आज आया हूँ समाचार प्लस के इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद और आभार करने, और इसकी तीसरी वर्षगांठ बड़े ही आशा विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए आशा विश्वास है क्योंकि एक नए मिजाज और एक नए अंदाज में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ। और कोई भी समाचार का तभी पक्ष समझा जा सकता है जब वो आलोचना समालोचना के बीच की दूरी को ढंग से तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीएसपी की पाठशाला, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने ये नाम ज़रूर सुना होगा और यूट्यूब पर काफ़ी फेमस भी है। विकास चंद्र जी हमारे साथ हैं और वही ये डीपीएस की पाठशाला चलाते हैं। सर, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है एक ऑफिसर का, उसके बाद पाठशाला चलाना, लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और उसमें से लगता है मुझे कई स्टूडेंट अधिकारी भी बने हैं। तो किस सोच के साथ इस पाठशाला की शुरुआत हुई? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पढ़ाना मेरा पैशन है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि मुझे पढ़ाना है। और एक मैंने मुहिम स्टार्ट किया है, पे बैक टू सोसाइटी। समाज से लिया है तो समाज को वापस करना चाहिए। तो जब भी टाइम मिलता है, अभी रात में समय मिल पाता है मुझे, तो रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग में मैं समाज को वापस करता हूँ। ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी तक लास्ट जेपीएससी में 34 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, तो 9 डीएसपी का डिप्टी कलेक्टर बने थे। और मुझे लगता है सैकड़ों स्टूडेंट अभी जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और एक नशा सा है, पढ़ाना अच्छा लगता है। और ये आप कह रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले एक मन में सवाल आया था कि आप स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी जो आपके बहुत बार ऑपरेशंस में मिलते होंगे, तो उनमें भी कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि शिक्षा के द्वारा, ये नॉलेज के द्वारा उनके उस माइंड को चेंज किया जा सकता है जो कि क्राइम की तरफ ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है? हमारा पर्पस समाज का या पूरे कानून का, देश का ये है कि सुधार करना है, रिफॉर्म करना है। अगर वो एक बार कोई क्राइम करता है, क्रिमिनल बन जाता है, इसका अर्थ वो नहीं कि जीवन भर वो क्राइम करेगा ही। तो अगर वो एक क्राइम के बाद अगर उसमें कुछ सुधार हो पाती है, तो हम लोग मानते हैं कि चलिए हम लोगों का जो काम है वो सक्सेस हो पाया। ऐसा कई बार हुआ है, देखो रहे मेरे साथ हुआ है कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी हुए जिन्होंने बाद में, मैंने उसका रिव्यू किया कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने देखा कि नहीं सर, हम लोग जो है वो सही रास्ते पर आ गए। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया, पढ़ने की दिशा में हेल्प किया। एक गांव था जहां मैं पढ़ाता था जाकर, तो उन लोगों ने मुझे वहां फैसिलिटेट भी कराया। अच्छा लगता है कुछ समाज में वापस, समाज के विकास की मुधारा में लोग लौट रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सर, हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वहाँ भी आप काम कर रहे हैं और लोगों को शिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक झारखंड पुलिस अधिकारी और पावर लिफ्टर, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुजाता भगत जी की, जो कि कई मेडल भी पावर लिफ्टिंग में ला चुकी हैं और सेवा भी दे चुकी हैं बतौर पुलिस अधिकारी। मैम, इतनी सारी मोटिवेशन और इतना सारा काम कैसे? मैं थोड़ा सा सुधरना चाहूँगी। मैं झारखंड पुलिस के एक्स ऑफिसर हूँ, अभी नहीं हूँ मैं झारखंड, मैंने वीआरएस ले लिया कुछ साल पहले। और जैसे स्पोर्ट्स तो शुरू से ही है, और पावर लिफ्टिंग एक्चुअली बेसिकली वो, जैसे हमारे को रनिंग करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज होते हैं, पावर लिफ्टिंग भी पहले वही था, टाइप ऑफ एक्सरसाइज था, वेट लेके सर्टेन एक्सरसाइज था। बाद में ये गेम हो गया है, बाद में भी मतलब काफ़ी साल हो गया है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो गया इस गेम का। ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज से इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिनल प्लेस बस वही था। तो अभी मेडल्स मिल रहे हैं और मेडल आने वाले हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही कि और लोगों को ट्रेनिंग देनी है या क्या? नहीं, मैं अभी कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दी हूँ गेम, जैसे 3-4 इंटरनेशनल गेम ही खेलती हूँ ईयरली। नेशनल लेवल पर बस 1-2 ही खेलती हूँ ताकि सिलेक्शन टीम में चांस बना रहे। मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, खेल क्या है, खेल एक्चुअली एक स्वस्थ रहने का साधन है, एक हेल्दी। ये तो मेन नहीं है, आदमी का हर कोई कुछ एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब होता है, बिजनेस होता है, लेकिन एक हेल्दी नेशन के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए। हेल्दी बॉडी तभी मिलेगा जब आप खेलोगे कूदोगे,
अपने आप को फिट रखोगे। और आगे आने वाले को भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हम सोचते हैं कि हमारी कुछ उम्र हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों की उम्र के बच्चों के साथ मतलब कॉम्पीट करती हूँ, जीतती हूँ। मुझे एक अलग सा एनर्जी फील होता है। जीतूँ चाहे हारूँ, कॉम्पीट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो आपका जुनून और एनर्जी है मैम, वो कैमरे पर भी दिख रहा है और दर्शकों तक भी पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। झारखंड को जल, जंगल और ज़मीन का राज्य कहा जाता है, लेकिन ज़रूरत है कि उसे वही राज्य की जो छवि है उसे बनाए रखना और झारखंड जो संदेश देता है जंगल को लेकर के उसे देश भर में फैलाना। के जायसवाल जी हमारे साथ हैं, जो कह सकते हैं झारखंड को उन्हें ट्री मैन कह सकते हैं, जो पौधारोपण के लिए और ख़ास करके पर्यावरण को लेकर के काफ़ी लोगों को जागरूक करते रहें। सर, पर्यावरण की हम बात कर लें और झारखंड की जो पहचान है जंगल से है, तो उसका संदेश कैसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्या कुछ भूमिका निभा रहे हैं? 1966 में महाअकाल पड़ा था, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। उस अकाल से जो मिला सीख, उस सीख से 1967 से हमने जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान अपने निजी भूमि से पलामू जिले के डाली गांव से शुरुआत किया था। और आज 56 साल में हमने गांव से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया था पौधा लगाने का। उस समय लोग कहते थे कि नहीं, ज़मीन पर जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग की ज़मीन ले लेगी। लोग बोलते थे कि 1 घंटा से बाबू ये गसिया पर हुआ भाषण देवे थे। तो मैं बोलता था कि आज तो हम अकेले भाषण दे रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तो सबको भाषण देना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों को बताया कि आने वाला जो समय जो होता है वो तीसरा विश्व युद्ध जल संकट के लिए नहीं, जल के लिए होगा। और जल के लिए होगा और गोली बारूद से उस संकट से नहीं उबार किया जा सकता है। और आने वाला समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, ये व्यवस्था होगा। लोग तो पहले मजाक में हमको समझे, पागल कहा, लेकिन जब कोरोना की कहर, प्रदूषण की जहर जब आया तो लोगों को ये समझ में आया कि कौशल किशोर जायसवाल ने आज 50 साल से इन्होंने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये सच बात आया। और आप जगह हैं और लोगों को भी जगा रहे सर। जैसे आपने कहा कि वन राखी या दूसरी चीज़ें आपने शुरुआत की, इससे लोग भी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ पलामू ही नहीं, पूरे देश में इसका खासा प्रभाव पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो समाचार प्लस के मंच पर इस वक्त हमारे साथ अतुल गेरा जी हैं, जो कि ब्लड डोनेशन के लिए खास करके एक उन्होंने अहम भूमिका निभाई है झारखंड रांची में। सर, ब्लड डोनेशन के लिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल टाइम होते हैं जब लोगों को खून की ज़रूरत होती है लेकिन वो मिल नहीं पाता है, या तो अभी तक लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आई है कि लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते, या फिर बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो इस फील्ड में अब तक आप क्या कुछ कर रहे हैं और किस सोच के साथ आगे आए थे? देखिए, जो इस वक्त मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्या करने की ज़रूरत है कि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो ये भारत सरकार का मैंडेट है, झारखंड सरकार का मैंडेट है कि जिसको जब भी ब्लड की आवश्यकता होगी तो ट्रीटिंग हॉस्पिटल हैज़ टू अरेंज द ब्लड और उस पेशेंट को बेड साइड ब्लड मिलना चाहिए। और इसको लेके कई लेटर्स, डायरेक्शंस गए हैं हॉस्पिटल्स को। सो ये हॉस्पिटल का दायित्व है कि वो कैंप ऑर्गेनाइज़ करें इन एडवांस, अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, और उतना ब्लड सुनिश्चित करें अपने किसी ब्लड बैंक में देकर कि कभी भी उनके पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता हो तो ब्लड आसानी से उनको मिल जाए और उसको उस वक्त एक डोनर ढूंढने की आवश्यकता ना हो। जैसे आपने बोला कि 2012 से लगभग ये चीज़ें आपने शुरू की है, तो ब्लड डोनर्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें कितनी जागरूकता है इसको लेकर कि 2012 से अब 2023 हो गया है, तो कितना फ़र्क आया है? देखिए, कर तो रहे हम लोग 2003 या 4 से हैं, लेकिन कैंप शुरू हुआ 2012 से करना। और आई थिंक मेरा जो असेसमेंट है, लोगों की रुझान में कोई कमी नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है, एक हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक डोनर फ्रेंडली ब्लड बैंक की। जैसे एक सदर ज़रूर आया, अब रिम्स एक अच्छा ब्लड बैंक है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं है। कोई एक अगर वॉलंटरी डोनेशन भी करने जाएगा तो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है डोनर फ्रेंडली एक ब्लड बैंक की। और इसके बाद ये गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि जैसे जितनी संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह नियमित रूप से कैंप लगते रहे, ये मैंडेट हो, ये कैलेंडर बने। ये दो चीज़ें जहाँ हो गई वहाँ पे लोग जुड़ेंगे, पूरे भाव से जुड़ेंगे और ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और हम भी उम्मीद करते हैं आप जिस तरीके इस फील्ड में आए हैं, लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता और भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी भी राज्य में उसकी हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके वहाँ के लोगों के लिए। पारस हॉस्पिटल का नाम अगर मैं लूँ तो अब वो एक उभरता हुआ नाम सामने आ रहा है जो राज्य और खास करके राजधानी रांची में एक अहम भूमिका निभा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं जो कि पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त समाचार प्लस के मंच पर हैं। सर, अगर हम झारखंड और रांची खास करके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करें तो पारस हॉस्पिटल किस तरीके से इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखिए, पारस हॉस्पिटल हम लोग का जो है एक आधुनिक अस्पताल है जो कि जो टर्सरी केयर सुविधा प्रदान कर रहा है। हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का हॉस्पिटल है और इस रीजन में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ से रांची छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इलाज के लिए जाते हैं, उनको वही क्वालिटी का इलाज हम रांची शहर या झारखंड में मुहैया करा सकें। तो हमारा सही प्रयास रहता है कि अच्छे डॉक्टर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक समावेश हो, जिसके कारण जो एक आउटकम, जो क्लिनिकल आउटकम्स होता है वो अच्छा हो और पेशेंट को विश्वास हो कि वही बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस रांची में भी मिल सकता है उनको। तो वो विश्वास दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, बाहर इलाज के लिए ना जाएं। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के जो सारे हॉस्पिटल हैं रेट्स उसके हिसाब से रहे, प्लस हर एक तबके के जो लोग हैं, जो कि कोई लोग आयुष्मान के थ्रू जो उसमें आते हैं, कुछ लोग CGHS स्कीम के थ्रू आते हैं, कुछ ESIC से स्कीम के थ्रू आते हैं। तो हम लोग इन सब से इम्पैनल करके रखे हैं ताकि हर एक वर्ग के लोगों को हम कैटर कर सके और सब लोग इस अस्पताल का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झारखंड में किसान और खेती हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। PK सिंह डॉक्टर जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर एंड रिसर्च हमारे साथ। सर, जानना चाहूँगी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस तरीके से इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है? मैं सर्वप्रथम तो समाचार प्लस को यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को आइडेंटिफाई किया और इन्हें अपने अवार्ड से सम्मानित किया और हमारे काम को सराहा। हमारे ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो कि 3 क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान तथा उसका प्रसार के लिए कार्य करता है। हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट परियोजनाएं भी हैं, बहुत सारी। ऑल इंडिया क्वालिटी रिसर्च इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है। उसके माध्यम से हम लोग अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान करके हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ निकालते हैं। मतलब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसानों में जो हम कृषि से जुड़े एजुकेशन की बात करते हैं वो बढ़ा है। जी, हमारे कई कॉलेज खुले हैं पिछले 3 सालों में। देवघर में, गोड्डा में और फिशरी कॉलेज गुमला में, एक गढ़वा में कृषि कॉलेज खुला है और डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हंसडीहा दुमका में खुला है और गुमला में कॉलेज ऑफ फिशरी खुला है, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि झारखंड में के जो बच्चे निकल रहे हैं वो हमारे पूरे देश में अव्वल कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार प्लस के मंच पर इस वक्त हमारे साथ हैं प्रवीण लोहिया जी। प्रवीण लोहिया जी वो हैं जिन्होंने उस सोच के साथ वो आगे आए जहां पर लोगों की सांसें खत्म हो जाती है, उसके बाद वो उन्हें उनके अंतिम मुकाम तक पहुंचाते हैं। सर कहते हैं कि आजकल लोग जिंदा रहते तब उनकी उतनी अहमियत नहीं होती है। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे है? आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया? देखिए, 8 साल 9 साल पहले हमारे यहाँ हजारीबाग से खालिद भाई आए थे और वो ऐसा कार्य कर रहे थे, तो उनको कुछ मदद की आवश्यकता थी। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि एक संस्था यहीं पे बना ली जाए और वहाँ से वो शुरुआत हुई। बहुत सारे स्ट्रगल्स हम लोगों ने फेस किए, फिर चीज़ें शुरू हुई और आज इस मुकाम पे हैं कि 1600 से ज़्यादा, 1650 से ज़्यादा लावारिस शवों का अभी तक हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया है पूरे विधि विधान से। और हमारा, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा पूरा एक ग्रुप है, एक सिस्टम बना हुआ है जो इस कार्य को करता है। ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर आप अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो जर्नी भी आगे बढ़ती है और लोगों का साथ भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कहते हैं कि आजकल जब तक किसी का फ़ायदा ना हो तब तक कोई किसी की मदद करने से भी पहले एक बार सोचता है, लेकिन ऐसे कई सारे NGO हैं और इंस्टीट्यूशन हैं जो शायद इस सोच से कुछ अलग सोचते हैं। ऐसे ही कुछ सोचता है जो परिवर्तन NGO है और उनकी जो मेन डायरेक्टर कह सकते हैं श्रेया तिवारी जो हैं, फाउंडर मेंबर हैं, वो हमारे साथ है। मैम,
परिवर्तन जो एनजीओ की हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में काम कर रहा है और लोगों की हेल्प कर रहा है। जी, जोहार आप सबको। और मैं परिवर्तन का एक परिचय देना चाहूँगी कि परिवर्तन शब्द ही अपने आप में परिवर्तन है। अगर एक इंसान और किसी भी चीज़ में एक परिवर्तन लाने की सोच लेके आगे बढ़े तो वो ज़रूर आपको एक अच्छा संदेश के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसी संदेश के साथ हमने दिव्यांगों पे और हमारे पर्यावरण पे ये दो मेन मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि शायद भविष्य में इस पे जोर दी जाएगी, जिसकी सोच हमने अभी से किया हुआ है। ये थॉट है कि हम इसे हर साल करें और नेशनल लेवल में करें, और ये हमारा नेशनल लेवल कोशिश 21 से चल रहा है। बट यू नीड की बिग ड्रीम नीड्स बिग सपोर्ट एंड ऑल, तो वो प्रेजेंटेशन एंड ऑल सारे चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपके सामने है और अगर आप भी स्पेशली एबल्ड है, दिव्यांग है, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके अंदर जो स्किल है उसे सामने ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। आठ साल की एक छोटी सी बच्ची आरोही खंडेलवाल समाचार प्लस के मंच पर हमारे साथ है। और आरोही के बारे में ख़ास ये है कि उन्हें पूरा हनुमान चालीसा याद है और स्टेज पर भी उन्होंने इसे पढ़कर भी सुनाया था। आपको हनुमान चालीसा कैसे याद हुआ? आपको ऐसा मन किया कि हमें कुछ अपनी धार्मिक चीज़ें पढ़नी चाहिए? मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। हम दोनों रात में रोज़ पढ़ते थे, तो उसी से मेरे को मन किया कि मैं इसका रिकॉर्ड बनाऊं। आरोही के बारे में, क्योंकि आप इन्हें बचपन से देख रही हैं, इनकी माँ हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हमेशा से था कि चीज़ों को याद करने का, या ये कैसे रिकॉर्ड बना? जी, जब 4 इयर्स की थी तो जैसे अपनी दादी के संग डेली रात में पढ़ती थी हनुमान चालीसा, तो हमने ये मतलब रियलाइज़ किया कि इससे लर्न हो गया। तो लर्न हुआ तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा और मतलब इनकरेज किया जाए, तो हमने इंडिया बुक में अप्लाई किया इसके लिए। तो वहाँ से हमारे पास टाइम आया जिसमें 2 मिनट 1 सेकेंड का ये रिकॉर्ड था। फिर मैंने आरोही को बहुत प्रैक्टिस करवाई और 1 मिनट 58 सेकेंड में इसने वो कंप्लीट कर लिया। आपने एक बुक लिखी है, क्या है उस बुक में? उस बुक में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनका नाम मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार हैं। अच्छा, ये जितने भी सारे दशावतार हम बोल रहे हैं उन्हें हमने सामने से तो कभी देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे उनको समझते हो, या फिर आपने उस पर किताब लिखी है? मेरी मम्मी ने सारा स्टोरीज़ मेरे को पढ़ के बताया और समझाया, तो फिर मैंने अपने से समझकर और फिर लिखने का कोशिश किया, तो मैंने एक बुक लिखी। आप इसके बारे में अपने किताब में ज़रूर लिखिएगा, हम भी पढ़ेंगे। तो छोटी सी ऑथर हैं जो, वो भी हमारे साथ थी और सिर्फ हनुमान चालीसा से आगे बढ़कर दशावतार और रामायण तक भी वो पहुंच गई है। हम भी उम्मीद करते हैं वो झारखंड की हैं तो और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं। धन्यवाद। किसी भी राज्य या देश के विकास में शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सरकारी के साथ साथ कुछ प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशन भी खुल रहे हैं जो यहाँ के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं और शिक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, मनोज महतो जी हैं हमारे साथ, उसके डायरेक्टर। सर, जानना चाहूँगी, मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखिए, हमारा एजुकेशन लाइन में करीब 15 साल हो गए हैं और हमने स्टार्टिंग किया था स्कूलिंग से, और स्कूल के बाद हमने बीएड कॉलेज खोला, अभी नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और अभी यूनिवर्सिटी के लिए हमने अप्लाई भी किया हुआ है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको सभी मूलभूत सुविधा यहीं पे मिले और यहीं पे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो चीज़ें ना हो और झारखंड का उन्नति हो।
एक और चीज़ जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी होती है, कोई भी चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है, कोचिंग लेना होता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक उनकी जो कंडीशन होती है वो भी बीच में एक आड़े आती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कई बार उनके मन में एक डर रहता है कि शायद ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं, और ये चीज़ें रहती है। तो मनरखन उसको कैसे सोल्यूशन दे रहे हैं? देखिए, अगर यही चीज़ें जब बाहर जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए वहाँ पे रहना, खाना, हर कुछ के लिए एक अलग कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर वो आप अपने गांव घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको वो खर्च बच जाती है। और दूसरी चीज़ें क्या है, उसके साथ वो अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं। और अपने जो हम लोग झारखंड का मेन बेस है खेती बाड़ी, तो वो अपने घर में खेती बाड़ी भी करते हैं। तो हमारा वो चीज़ें बहुत हद तक उनके जो कॉस्ट कटिंग जो होता है वो उनके लिए एक अच्छा होता है। बहुत एक अच्छा टारगेट के साथ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि वो दूसरे राज्य के लिए काम करें, यहाँ पढ़ेंगे और यहीं के राज्य के विकास के लिए काम करेंगे, तो वो सबके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। समाज सेवी से जुड़ के कई ऐसे लोग हैं जो समाज की सेवा का एक जरिया राजनीति से ढूंढते हैं। बजरंगी मेहता जी हैं उन चेहरों में से एक, जो कि राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि सोशल एक्टिविस्ट हम आपको कह रहे हैं, तो समाज के लिए अब तक क्या कुछ कर रहे हैं आप, और क्या कुछ चाहते हैं कि आपकी सोच समाज के सामने जाए? आज लगातार वर्षों से, करीबन 10-15 वर्ष से हम देवघर विधानसभा क्षेत्र के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। गरीब, असहाय, मजदूर, पीड़ित परिवार को मदद करना, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, जैसे दवाई में दिक्कत हो जाना, हॉस्पिटल में दिक्कत, ब्लड का दिक्कत, या किसी गरीब के यहाँ दुर्घटना किसी तरह का हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इलाज नहीं करा पाता है, उनके लिए हमेशा दवा वगैरह का प्रबंध करना, डॉक्टर से हेल्प लेकर के उनका इलाज कराना, ऐसा काम। ये आप अकेले कर रहे हैं कि लोग अब आपसे जुड़े हैं? नहीं, हम खुद करते हैं। और हमारे साथ जो भी साथी हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हम नहीं आ पाते हैं, तो हमारे जो मित्र हैं उनको कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, हम डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी की पहचान दिलाने में झारखंड के एक अग्रणी नाम है दशरथ महतो जी। हमारे साथ दशरथ महतो जी हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरह से आपने अपना सफ़र शुरू किया? मैं 1987 को एक स्कूल में टीचर का पद में ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों को हॉकी का खेल सिखाना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल में संख्या बहुत कम था, इसलिए बच्चे मतलब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते थे, खेलने में ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए हमको लगा नहीं, हॉकी खेल सिखाना चाहिए। तो मैं 1988 में एक लड़की से हॉकी का खेल शुरू किया, और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करते करते काफ़ी लड़कियां मेरे टीम में आ गई और मैं उनको कोचिंग देना शुरू किया। एक सवाल आता है कि अभी आपके पास मतलब झारखंड को जिस तरह से हॉकी का नर्सरी के तौर पे जाना जाता है देश में, अभी आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर को सामने लेके आए हैं, निक्की प्रधान हो या सलीमा टेटे। कैसा लगता है इन सारे खिलाड़ियों को जब आप खेल करते हुए इंटरनेशनल स्तर पे देखते हैं? तो देखिए, निक्की प्रधान झारखंड की पहली ओलंपियन बनी। पहले तो मैं ऐसे उम्मीद नहीं किया था कि निक्की ओलंपिक तक पहुंचेगी, लेकिन मुझे पूरा पक्का था कि विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जरूर बनेगी। और जब निक्की प्रधान 2016 में रियो ओलंपिक खेलने गई, तो मुझे लगा कि जो मेरा तमन्ना था उससे भी मुझको ज़्यादा हासिल हुआ। तो हमारी भी शुभकामना दशरथ महतो जी के साथ है कि वो अपने और भी खिलाड़ी तैयार करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन हो। कैमरा पर्सन नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। यूँ तो समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो उन लोगों पे ध्यान देते हैं जो समाज से कटे हुए हैं, और हमारे साथ हेमंत मुंडा जी हैं, और इनकी जो कार्यशैली है वो होटलों में कप प्लेट धोने वाले बच्चों को सेना में बहाली कराया है, पढ़ा लिखा कर। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। कैसे आया ये मन में कि ये काम करें? हम जिस क्षेत्र से आते हैं बहुत गर्वी से हम भी गुजारे हैं। हम लोग का भी मन में था कि हम लोग भी पढ़े लिखे आगे बढ़ें। किसी तरह हम माँ बाप ने अपने को मैट्रिक तक पढ़ाया,
तो यही मन में आया कि हम अगर किसी का सेवा करें, वो भी और किसी का सेवा करें, तो पूरा राज्य या पूरा मानव का हम लोग आगे बढ़ के विकास के पथ पे जा सकेंगे। लगभग 6 बच्चे सेना में हैं, इनको आपने पढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ाया, कैसा लगता है जब वो देश की सेवा में? आज सुन के बहुत खुशी होता है कि मन में मेरा खुद का लड़का नहीं है, लेकिन दूसरा का लड़का को आगे बढ़ाना मन में बहुत सुकून होता है कि हम भी सोचते हैं कि दूसरा का लड़का भी अपना ही है। और जब ये सब काम आप कर रहे थे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, लोग क्या उसी टाइम लोग बहुत तरह का बात करते थे। मैंने कोई तो गांव घर में सही तरीका से इसको सही नज़र से नहीं देखते थे कि आप दूसरों को बच्चा को पढ़ा रहे हैं, जब खुद का बच्चा होगा कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बहुत तरह का ताने वाने सुनना पड़ते थे। ये हमारे साथ हेमंत मुंडा जी थे और इनकी जो सामाजिक सेवा है वो अपने आप में बेमिसाल है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही सराहनीय प्रयास, और इससे एक तरह से मैं कहूँगी कि लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि हम समाज में और बेहतर कार्य करें। तो ये समाचार प्लस का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया और ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। जैसा कि अतिथियों ने भी कहा कि ये 3 साल का जो शैशव काल है, लग नहीं रहा है कि सिर्फ 3 साल हुआ है। मुझे लगता है कि एक होता है ना प्रमोशंस पा के जल्दी जो बहुत अच्छा काम करने लगते हैं, तो कुछ ऐसी ही मुझे आभास होता है जब समाचार प्लस में आती भी हूँ बीच में और देखती भी हूँ। और आज का ये कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करें ताकि समाज में लोगों को कुछ और बेहतर करने की एनकरेजमेंट मिले। सबसे पहले तो समाचार प्लस है ना को मैं उनके झारखंड सोशल एक्सेलेंसी अवार्ड जो ये 3रा साल है और इनका आयोजन किए हैं, इसमें अलग अलग फील्ड के जो योगदान दिए हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने तरीके से वो शरीक हुए और कुछ गणमान्य भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़े इस तरह का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे भी इनवाइट किया गया, और थैंक्स समाचार प्लस। और आज 3rd वर्षगांठ में मैं समाचार प्लस के पूरे एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ।